सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का। हमारे पास चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, और इस फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है बच्चों ये है रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर से रिलेटेड आज चीज़ें हम कुछ करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लेके चलेंगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे आते हैं, उन क्वेश्चन का भी हम बार बार रिविजन इसमें करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो बच्चों सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो रियल नंबर होता है वो कौन से नंबर होते हैं। हमने ये देखना है कि जो रियल नंबर्स होते हैं, तो नंबर सिस्टम तो आप सभी ने बहुत पहले से पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स के अंदर सबसे पहले आप ध्यान दे लीजिए कि ये दो नंबर से मिलके बनता है। कौन कितने नंबर से मिलके बनता है? दो नंबर से मिलके बनता है। इसके अंदर आपको रेशनल नंबर भी मिलेंगे, ठीक है, जिनको हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, है ना। ये हमारे पास रेशनल नंबर भी आपके पास में होंगे। और जो सेकंड नंबर हमारे सेकंड टाइप के इसके अंदर नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर। तो दो तरीके के नंबर आपको मिलेंगे रियल नंबर्स के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट इज रेशनल नंबर एंड सेकंड इज इर्रेशनल नंबर। तो अब रियल नंबर्स में रेशनल नंबर आपको पता है कि रेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जो हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए थोड़ा सा आपने पिछले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा ये, बट आपको थोड़ा सा इसकी मैं जानकारी दे दूं तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा आपको करने में थोड़ा इजी रहेगा आगे की जो आप एक्सरसाइज करोगे। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में से लिखेंगे तो पी अपॉन क्यू का मतलब ये होता है कि फ्रैक्शन फॉर्म है। ये कैसा फॉर्म है? ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म है। और यहाँ पर एक कंडीशन होती है बच्चों कि आप क्यू की वैल्यू कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होनी चाहिए। ये तो खैर मैथ्स में कहीं पर भी आप देखेंगे कि आपका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो न्यूमरेटर आपके पास पी हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपके पास क्यू हो जाएगा, और क्यू की वैल्यू क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे सारे नंबर जैसे, चलो इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज मैं आपसे बोलूँ कि एक एग्जांपल है, हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/3, है ना। 2/3 हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब जो इरेशनल नंबर होगा सेम इसका उल्टा, इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे भाई, है ना। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ये नहीं होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ये नहीं लिख पाएंगे, तो इसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल की अगर आपसे बात करूँ कि इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा, तो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल सपोज अब मैं अगर लिखूँ √2, ठीक है, √2, √2 हमारे पास। और इस तरीके से अगर हम लिखूँ, अगर इरेशनल नंबर के लिख लूँ कि √3, ठीक है ना। ये सारे हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। अब इसमें बहुत सारी कंडीशन होती हैं कि कौन सा इरेशनल कब होगा कब नहीं होगा, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इसमें, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग सारे 9th क्लास में आपने, आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो आपको ये एक्सरसाइज करने में, ये चैप्टर करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है देख लेते हैं। तो बच्चों आपके पास जो आपके सिलेबस में इस बार जो नया आपको दिया हुआ है, यूक्लिड की आपके पास हट गई है, यूक्लिड की थ्योरम आपके पास जो हट गई है। तो आपके पास जो फर्स्ट अभी जो आपके पास फर्स्ट टॉपिक है वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। तो ध्यान से समझिए जरा क्या है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको आगे चीज़ें सब क्लियर होंगी। चलिए मैं आपको ऐसा करते हैं, पहले नेक्स्ट स्लाइड में आप दिखा दूँ, देन उसके बाद जो इसके बाद जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को उसके बाद समझेंगे कि इस डेफिनेशन का कहने का मतलब है क्या। तो बच्चों हमारे पास एक नंबर है 25410, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस नंबर के प्राइम फैक्टर किया। देखिए आपको मैं पहले बार बता दूं कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए। जो ये नंबर है आपके पास 25410, ये आपके पास एक कंपोजिट नंबर है बच्चों। कैसा नंबर है ये नंबर है कंपोजिट। कैसे कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों जिनके पास एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके जो फैक्टर होते हैं एक से ज़्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है। और आपके प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पास ओनली दो फैक्टर होंगे। कौन कौन सा? एक तो वो खुद होगा, जैसे आपके पास मैं एक बता दूं 3 है, तो 3 के फैक्टर क्या होंगे? तो 3 के फैक्टर आपके पास होंगे 1, और दूसरा फैक्टर क्या होगा इसका? 3, है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इस 3 के फैक्टर की अगर बात करें तो 3 के फैक्टर क्या होंगे? एक 1 होगा, ठीक है, और इस 3 का दूसरा फैक्टर क्या होगा? 3 होगा, सब खुद होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो 3 नंबर, ऐसे नंबर जो भी होते हैं जिनके पास एक
1 इनका फैक्टर होगा कि खुद अपना फैक्टर होंगे। तो ऐसे नंबर हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, ये आपके पास नंबर कहलाएंगे, ये होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, आगे के बहुत ज़्यादा ही काम आने वाली है प्राइम नंबर। ठीक है, ये प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास। और कंपोजिट नंबर क्या है, ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है, बोल रहा हूँ आपसे मैं, ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो इसके फैक्टर क्या किया मैंने, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, ये मैंने इसके फैक्टर किए हुए हैं। ठीक है, ये इसके मैंने फैक्टर किए हुए हैं। इतना समझ में आ गया। इसी तरीके से अब देखिए 2 भी यहाँ पर एक क्या है, 2 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। इसी तरीके से अगर इस नंबर को आप देखेंगे तो 1771 ये हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। और इस कंपोजिट नंबर पर आप देखेंगे कि इसके प्राइम फैक्टर मैंने किए हैं, 7 है, 11 है, 23 है। आप समझ लीजिए कि ये जो आपके पास ये पैटर्न मिल रहा है ना, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का जो आपके पास ये ये जो आपके पास मिल रहा है, सारा का सारा जो वैल्यू मिल रही है, ये एक यूनिक वैल्यू है। मीन्स हमेशा इससे आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ये केवल और केवल इसी नंबर का होगा। मतलब ये इनका हर नंबर का, हर कंपोजिट नंबर का, हर कंपोजिट नंबर का, ध्यान से सुनिए, हर कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, वो क्या होता है, यूनिक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो मैं आपको समझाने वाला था। तो बच्चों अब ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ना, ये डेफिनेशन अब आपके समझ में आएगी। देखिए यही चीज़ जो मैंने आपको भी समझाई, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी आपका एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ क्या, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन। और इनका फैक्टराइजेशन कैसा होगा, यूनिक होगा भाई। कैसा होगा, यूनिक होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। अब उसका, अब किसी भी ऑर्डर में उसको लिख लीजिए। सपोज चलो इसको भी समझा लेते हैं। आपके पास एक नंबर 6 है ना, 6 आपके एक कंपोजिट नंबर है। इसके आपने अगर फैक्टर किया तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या इसको लिखने का तरीका मेरे पास एक और है, मैं इसको लिख दूं 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। मीन्स मैं इनका ऑर्डर कुछ भी लिख लूँ, इनका ऑर्डर कुछ भी लिख लूँ, हमेशा जो ये इनका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ये यूनिक होगा। कैसा होगा बच्चों, यूनिक होगा। तो आई होप आपको द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे, इस क्वेश्चन को हम आगे करेंगे। तो आपके एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल भी इसमें लेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपका बनेगा, उस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को भी इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझते हैं जरा कि क्या करना है इसमें। ठीक है, तो ये कह रहा है कंसीडर द नंबर ऑफ 4 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4 पावर n, सॉरी 4 पावर n होगा, एंड्स विद द डिजिट 0, कि इसका जो प्राइम फैक्टरेशन होगा वो 0, उसका जो डिजिट होगा, और यूनिट डिजिट होगा, वो किस पे होगा, 0 पे खत्म होगा। देखो इस क्वेश्चन करने के लिए बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन में आपके पास क्या कहता है, सॉल्यूशन में आपके पास कहता है कि सपोज मैंने क्या लिखा, देखिए आप एक बात तो याद रखिए, मैं आपको एक बता दूं एक चीज़ इसमें। देखिए सबसे पहले देखिए प्राइम फैक्टर में अगर मैं आपको एक बात बताऊं, समझिए जरा बात को मेरी, तो इसको समझ लेंगे आप, तो ये क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन आप सारे कर लेंगे। ठीक है, अगर आप प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर, आपसे बोल रहा है कि उसकी यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ 6 के फैक्टर किए मैंने 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब मैं उसके बाद ही 6 की कोई भी पावर लिख लूँ बच्चों, अगर मैं 6 की पावर कुछ भी लिख लूँ, चाहे 2 लिखूँ, चाहे 3 लिखूँ, 4 लिखूँ, चाहे n लिख लूँ, n मतलब नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर लिख लूँ, तो आप मुझे बताइए कि क्या, देखो इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आएंगे। अगर आप उसके बाद इसकी पावर 2 कर देंगे तब भी इसके फैक्टर में, तो इसका जो पावर आएगा, इसकी जो वो आएगी, जैसे 6 की पावर 2 कर लो सपोज, चलो इसको भी देख लीजिए, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई 3 तो 6 में आया था, तो 6 की पावर 2 में क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 और आ जाएगा एक बार, है ना, पावर बढ़ गई है 2 मल्टीप्लाई 2। तो मुझे बताइए कि अगर 6 की पावर 3 लिखूंगा फिर ये 3 बार रिपीट हो जाएगा ना। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या कभी इस ये जो यहाँ पर ऊपर पावर लिख रहा हूँ मैं,
इस पावर की किसी वैल्यू में कभी इसके यूनिट प्लेस में जीरो आएगा? मैं कहूँगा कभी नहीं आएगा भाई। तो इसके पावर में जीरो कब आएगा, किस नंबर के पावर में जीरो आएगा? देखो सपोज मैं अगर लिखूँ 10, मैंने किया 2 मल्टीप्लाई 5, देखो 2 मल्टीप्लाई 5 है ना, 2 मल्टीप्लाई 5, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा मेरे पास, क्या आएगा 10। तो इसकी इन यूनिट प्लेस में जीरो आ रहा है भाई, आई बात समझ में? इसी आप 10 की पावर कुछ भी कर लूँ मैं, ठीक है ना। तो एक बात हमेशा याद रख लीजिए कि हमेशा यूनिट प्लेस में जीरो तभी आ सकता है कि जब उसके प्राइम फैक्टर में कोई भी नंबर हो, उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होने चाहिए, मतलब उसके प्राइम फैक्टर में और कोई नंबर हो ना हो, ये दो नंबर होने जरूरी हैं। इस बात को याद रख लीजिए आप, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2,5 होने चाहिए, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि 4 की पावर n है, क्या है 4 पावर n, तो n को थोड़ी देर के लिए छोड़ लीजिए। अगर मैं 4 का फैक्टर करूं, अगर मैं क्या करूं 4 का फैक्टर करूं, क्या करूं 4 के फैक्टर करूं प्राइम फैक्टर, तो ये तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा, है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 आ रहा है। तो क्या देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया हमारे पास। तो क्या आपको लगता है कि कभी इसके 4 की पावर n में कभी जीरो आएगा यूनिट प्लेस में? कभी नहीं आएगा भाई। अगर मैं 4 की पावर, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 4 की पावर 2 कर दूँ, 4 की पावर 2 कर दूँ सपोज, चलो इसको भी देख लेते हैं, 4 की पावर 2 कर लूँ तो क्या हो जाएगा, फिर ये 2 मल्टीप्लाई 2, ये तो 4 का हो गया, और 4 की पावर 2 का क्या हो जाएगा, दो बार और आ जाएगा 2 हमारे पास। भाई इसके यूनिट प्लेस में कभी भी जीरो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में अगर आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जो मैंने अब थ्योरी लिखी हुई थी, अब उसको समझाता हूँ, अब उसको देखिए। तो जो बात मैंने आपको समझाई थी बच्चों, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, देखिए। इफ द नंबर 4 पावर n एंड विद द डिजिट 0 देन इट इज डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। हेंस इट हैज 5 एज अ प्राइम नंबर, मतलब 5 क्या होना चाहिए, उसके प्राइम नंबर में होना चाहिए। तो अभी हमने लिखा था कि 4 की पावर जो आपके पास था, ये जो 4 की पावर n को देखो, ये 4 की पावर n है, इसको हमने क्या लिखा है 2 मल्टीप्लाई 2, वही चीज़ मैं जो आपको समझा रहा था पीछे, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है 5 नहीं आ रहा भाई। तो 4 पावर n कंटेन प्राइम नंबर 2 ओनली, इसके अंदर क्या प्राइम नंबर आ रहा है, इसके अंदर केवल प्राइम नंबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 पावर n। तो 4 पावर n डज नॉट कंटेन प्राइम 5, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि जो 4 पावर n है डज नॉट कंटेन प्राइम 5, 5 इसमें है ही नहीं भाई। हेंस 4 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो कभी भी इसके यूनिट में जीरो नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आप देखिए ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है, देखो एग्जाम्पल आप जरूर करिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 6। आप देखिए जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा ना, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको उससे बेस्ड आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है दो नंबर्स का। तो आपसे पूछा है 6 और 20 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मेथड से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए भाई, आप देख लीजिए कि जो एचसीएफ है 6 और 20 का, एचसीएफ निकालना सभी को आता होगा। तो इसका जो एचसीएफ आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ रहा है 60 आ रहा है, आपको ये पता होगा। 6 के फैक्टर कर लीजिए, देखो 6 के फैक्टर आप कर लीजिए, 6 के फैक्टर अगर आप करते हैं तो 6 के फैक्टर आपके पास क्या हो जाएंगे भाई, 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3, है ना। और अगर आपको 20 के फैक्टर करने हैं तो 20 के फैक्टर आपके पास क्या हो जाएंगे, 20 के फैक्टर आपके हो जाएंगे, इसको मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 2, है ना, इंटू 5 पावर 1, ठीक है। इस तरीके से फैक्टर एल तो आपको करने आते होंगे, फैक्टर आप कर लेंगे इजीली, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा दोनों का भैया, दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ की 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है। और इसको इस तरीके से भी लिखा सकता है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, कि आपको क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट पावर है, स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, इसकी 2 की पावर 1 है, कॉमन जो होगा यहाँ 2 की पावर 1 है, वहाँ भी 2 की पावर 1 है आपके पास, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट है ना। तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। और यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एलसीएम निकालने के लिए निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। तो ये हमने क्या निकाला, देखिए यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, देखिए 20 वाले में देखेंगे
20 के फैक्टर में 2 की पावर मैक्सिमम 2 है, और 3 की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, और 5 की पावर भी 1 है। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है। देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला भी आपके लिए बन के आएगा, उस फॉर्मूले को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होने वाला देखिए, आपको बता दूँ, इसका जो एचसीएफ आया 2 आया और एलसीएम हमारे पास 20 आया, इसको ध्यान समझते हैं। देखिए मैंने आपको भी अभी हमने निकाल के देखा कि जो एचसीएफ आ रहा था कितना आ रहा था, दोनों का जो एचसीएफ आ रहा था बच्चों, वो एचसीएफ आ रहा था 2। ठीक है, और एलसीएम कितना आ रहा था, 60 आ रहा था। ठीक है ना, तो यहाँ से हम मैंने क्या किया, एक बार मैंने एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या किया, एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया एलसीएम से, तो कितना आएगा मेरे पास, 2 × 60, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 120। ठीक है ना, ये आ गया। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू, ए भी हमारे पास 6 था, ए था हमारे पास, ए की वैल्यू मतलब जो पहला नंबर था हमारे पास 6 था, और दूसरा नंबर क्या था हमारे पास 20 था। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारे पास, 120। तो हमने देखा कि जो दो नंबर हैं, सपोज कोई दो नंबर है, यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास दो इंटीजर हैं ए और बी, तो ए और बी का जो एचसीएफ होगा वो निकाल लेंगे आप, फिर ए और बी का जो एलसीएम होगा वो भी निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा ए मल्टीप्लाई बी होता है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब इससे रिलेटेड आपके पास क्या होगा, आपको एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, एक नंबर ए दे देगा, आपसे बोलेगा बी क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा एग्जाम में। ठीक है, ये आपको ए दे देगा, बी दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फॉर्मूले को भी आप याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज हम जब करेंगे 1.1, तो वहाँ पर ही बहुत काम आने वाला है बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही इसको रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 को। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।